नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। हमारे सहयोगी अमित झा के साथ बातचीत में सुशील मोदी साहब ने कहा कि सदन में ऑक्शन के दौरान पता चलेगा कि जीतन राम मांझी की क्या वैल्यू है। ऑक्शन को हिंदी में नीलामी कहते हैं। तो सबसे पहले सुशील मोदी जी का धन्यवाद कि कम से कम एक सच से तो उन्होंने हमारा परिचय करा दिया। उनके बयान देखिए सुशील मोदी साहब के आजकल, वो ध्यान से सुनिएगा। नीतीश कुमार एक महादलित का अपमान कर रहे हैं, पर यह पार्टी का आंतरिक मामला है। मांझी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पद से नहीं हटाया जाना चाहिए, पर यह पार्टी का आंतरिक मामला है। मांझी सिर्फ घोषणाएं करके बिहार की जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं, पर यह पार्टी का आंतरिक मामला है। दरअसल हकीकत यह है कि सुशील मोदी जी भारतीय राजनीति में आंतरिक मामलों के पहले विशेषज्ञ हैं, इसलिए आज उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। उधर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मांझी जी जिस उम्र में हैं, उन्हें राजनीति पर नहीं मोक्ष पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की उम्र इस समय 70 साल के आसपास है, और इस लिहाज से देखें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव और प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को हम अपनी तरफ से सूचना देना चाहेंगे कि सर, क्योंकि आपकी उम्र भी उसी के आसपास है, इसलिए आप भी तीर्थ यात्रा की टिकट कटा लें। बेहतर हो नीरज कुमार से संपर्क करें, क्योंकि आजकल कंफर्म सीट वही बांट रहे हैं। उधर बिहार सरकार के मंत्री भीम सिंह ने कहा कि हर बात से ऊपर उठकर विकास के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ वोट कीजिए। यही भीम सिंह जी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की पहले मांग भी कर चुके हैं। नीतीश ने फटकार लगाई थी तो माफी भी मांगी थी। तो भीम सिंह जी के हित में एक याद दिला दें कि सर, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत याद नहीं रहता होगा आपको, पर बिहार उसी भारत में है सर जिसका प्रधानमंत्री आप नीतीश कुमार को बनाना चाहते थे। उधर हेमंत सोरेन साहब, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि झारखंड की सरकार धोखे से जीत कर आई है। जी, मतलब हेमंत सोरेन के लिए वोटिंग हो रही थी और रघुवर दास कार रेसिंग में जीतकर मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए, जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने दोहराया कि मांझी को सीएम बनाकर उन्होंने गलती कर दी, लेकिन वो इस गलती को सुधार लेंगे। बयान सुनिए। गलती हुई है और ये कोर्स करेक्शन है, उसी को सुधारने की कोशिश हो रही है। और जनता ने जो मुझ पर भरोसा किया, पूरी कोशिश होगी कि फिर से उनके भरोसे के लायक हम यहां काम कर सकें। तो आइए एक एक करके नीतीश कुमार के बयानों का डीएनए टेस्ट करने की शुरुआत करते हैं। पहला बयान हमने आपको सुना दिया। नीतीश कह रहे हैं कि गलती सुधारने के लिए दोबारा सीएम बनना चाहते हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि गलती यानी जीतन राम मांझी को जो उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर बिठाया, उसके विषय में बात कर रहे हैं। नीतीश पिछले एक सप्ताह में कई दफे कह चुके हैं कि मैंने मांझी को सीएम बनाकर बड़ी गलती, और इसी गलती को सुधारने के लिए मैं दोबारा सीएम बनना चाहता हूं। लेकिन विरोधी यहां सवाल उठा रहे हैं कि मांझी को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। नीतीश के एजेंडे में मांझी को हटाना पहले से ही शामिल था, यह अहम बात है। अगर इन बातों में सच्चाई है, मान लीजिए, तो सवाल उठता है कि नीतीश क्यों बार बार गलती सुधारने की बात कह रहे हैं। उन्होंने उस समय मांझी का विरोध क्यों नहीं किया जब वो एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे थे। 9 महीने तक नीतीश कुमार क्यों चुप थे, और ये वाकई एक लंबा वक्त होता है राजनीति में। आखिर क्या हुआ कि नीतीश अचानक बिहार को लेकर इतने फिक्रमंद हो गए। अगर ये सिर्फ बिहार की भलाई का मसला है तो क्या बिहार के मसले की भलाई से ज्यादा किसी और चीज की चिंता नीतीश कुमार को सता रही है। सवाल यह भी उठता है कि नीतीश दोबारा सीएम बनने के लिए बेताब थे, और इसके लिए वो पार्टी में टूट को भी बर्दाश्त करने को तैयार हैं। ये तमाम सवाल उनके उस बयान से उठ रहे हैं जो उन्होंने बातचीत में दी। नीतीश कुमार ने बीजेपी को देखिए निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आज की बीजेपी कल वाली बीजेपी नहीं है, आज की बीजेपी सत्ता की भूखी है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। बयान सुनिए। भाजपा अटल जी वाली भाजपा नहीं है, नए अवतार में भाजपा है। इनके लिए मर्यादा, मूल्य, किसी चीज की कोई कीमत नहीं। एक ही चीज इनके लिए मायने रखता है, वह है सत्ता। ये इनके न प्रकार न सत्ता में आओ, राज्यों पर कब्जा करो। और बिहार में भी ये सारा खेल जो खेल रहे हैं, इनकी मंशा राष्ट्रपति शासन लागू करने की है। तो स्थिति देखिए, नीतीश कुमार को भी चलिए थोड़ा कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रह के सत्ता के शिखर पर पहुंचे। उन्होंने लालू के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उसमें बीजेपी ने उनका भरपूर साथ दिया। बीजेपी की नेतृत्व वाली वाजपेयी सरकार में नीतीश कृषि और रेल जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे, तब उन्हें बीजेपी अच्छी लगी। लेकिन जब बीजेपी में वाजपेयी युग का अंत हुआ और मोदी युग की शुरुआत हुई, नीतीश ने बीजेपी से किनारा कर लिया। बिहार में बीजेपी से 17 साल पुरानी दोस्ती तोड़ दी। यहां बताना जरूरी है, नीतीश ने मोदी के कारण बीजेपी से दोस्ती तोड़ी। जिस मोदी के कारण नीतीश बीजेपी से अलग हुए, वही मोदी आज प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में उनका नाम का डंका बज रहा है। लेकिन नीतीश बिहार में अपनी पार्टी को एकजुट करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्हें उससे चुनौती भी मिल रही है, जिसे कभी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया।
ऐसे में समझा जा सकता है कि नीतीश बीजेपी पर इतने हमलावर आखिर क्यों हैं? क्या ये वाकई नैतिकता की बात है या सिर्फ राजनीति की? आगे बढ़ते हैं। बात नीतीश कुमार को लेकर हो रही है और जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने नीतीश कुमार ने कहा कि जनता परिवार को एक करने की कवायद जारी है। लालू यादव से संबंधित सवाल पर देखिए, उन्होंने कहा कि लालू और हम साथ साथ हैं, बीजेपी वाले बेवजह ही उनको बदनाम करते हैं। ये है बयान में सुनिए। तो जितने भी जनता परिवार के लोग हैं, पुराने लोकदल परिवार के लोग हैं, सब लोग एक साथ हैं। और आप लोग लालू जी पर बीजेपी के लोग प्रहार करते हैं, तो लालू जी को जिन चीजों के चलते बदनामी झेलनी पड़ी है, जिन पात्रों के चलते बदनामी झेलनी पड़ी है, जरा पता कर लियो सारे पात्र कहां हैं। वो सब तो भाजपा के साथ उनके गेम प्लान में है। अभी चारों तरफ वो सारे नाम आपको मिल जाएंगे। तो सब लोगों को मिला करके और लालू जी पर तोहमत थोपने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय था जब लालू और नीतीश एक दूसरे के धुर विरोधी थे, आप भी जानते हैं। लालू को जब मौका मिलता वो नीतीश पर निशाना साधते, नीतीश को जब मौका मिलता वो लालू को निशाने पर लेते। ये दौर 1994 से लेकर लोकसभा चुनाव 2014 तक रहा। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद जब लालू और नीतीश मोदी लहर के आगे नहीं टिक सके तो पुरानी दोस्ती को भुलाकर दोस्ती कर ली, दुश्मनी को भुलाकर दोस्ती की स्थिति आ गई। अब जनता परिवार को एक करने की बात कही जा रही है। ऐसे में नीतीश के लिए लालू काफी अहम है और आज के दिन अगर नीतीश लालू की तारीफ कर रहे हैं तो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। मतलब साफ है कि संकेत सिर्फ राजनीति को लेकर है, सत्ता साधना ही मकसद है। जेडीयू से जब यह पूछा गया, नीतीश कुमार से जब यह पूछा गया कि वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर चल रहे हैं क्या, तो उन्होंने पहले तो इसे इनकार किया, फिर केजरीवाल की तारीफ में कसीदे भी पढ़े। ये भी देखिए। मैंने किसी ने कहा है क्या कि फला बनना चाहते हैं, तो ऐसा कहीं कोई स्टेटमेंट आपने देखा है क्या, या जनता दल यू का कोई प्रस्ताव है क्या? अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया। बिटवीन द लाइन्स तो अपना अपना नजरिया होता है पढ़ने का, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अद्भुत कार्य किया है दिल्ली में। ये दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने कहा था कि दिल्ली का मूड देश का मूड है, तो दिल्ली के लोगों ने अपना मूड प्रकट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को डिक्लेयर कर दिए थे। देखिए, जनता ही सर्वोपरि है और ये बात नीतीश भी अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली में केजरीवाल की जीत के पीछे एक बड़ा कारण यह माना गया कि केजरीवाल लगातार घूम घूम कर जनता से माफी मांग रहे थे और जनता की नाराजगी दिखी थी। एक समय लोकसभा चुनाव के दौरान देखिए जिस तरह से दिल्ली ने केजरीवाल को नकारा, उससे ये उनकी वापसी बहुत मुश्किल लग रही थी। खुद उनकी पार्टी के लोगों ने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके की जीत केजरीवाल को मिलेगी। और वही हालात आजकल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के साथ है। बिहार में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नीतीश व्यक्तिगत तौर पर भी आहत हुए और सवाल वही दोहराए जा रहे हैं जो केजरीवाल को लेकर पूछे जा रहे थे कि क्या नीतीश कुमार की वापसी होगी। इसलिए नीतीश माफी के उसी तीर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका निशाना दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लगाया और बेहद सटीक तरह से लगाया। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जा रहा है। वहां 14 टीमों के बीच बादशाहत की जंग लड़ी जा रही है। लेकिन बिहार में देखिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप से ज्यादा सियासी जंग मजेदार हो चुकी है। यहां नीतीश और मांझी में खिताबी जंग लड़ी जा रही है। एक दूसरे को मात देने के लिए सियासी चाल तो चले ही जा रहे हैं। जुबानी जंग का सिलसिला जारी है और इसी जंग में बीजेपी प्रत्यक्ष तो कहीं परोक्ष रूप से नजर आ ही जा रही है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के बयान से जाहिर भी रहा है। एक बयान सुनिए। मांझी जी तो बार बार कहते थे कि मैं 2020 का मैच खेल रहा हूँ और हर बॉल पर चौका छक्का मार रहे थे और मैन ऑफ द मैच बनते जा रहे थे। तो नीतीश कुमार को लगा कि मैंने तो उनको कहा था सामान्य बैटिंग करने के लिए, तो मैन ऑफ द मैच बन रहे हैं। तब उन्होंने कहा सब क्रीज से वापस लौट जाओ ताकि कम से कम अंतिम 2-4 ओवर खेल कर और हम भी कुछ स्कोर कर सकें। आईपीएल भी शुरू होने जा रहा है वर्ल्ड कप के बाद। सबसे महंगे खिलाड़ी पे दौड़ लगाती है सभी फ्रेंचाइजी टीम। मांझी जी आज के डेट में, जैसा कि आप लोग भी मानते हैं कि महादलितों के नेता उन्होंने नीतीश कुमार ने बना दिया है, तो मांझी जी पे दौड़ लगाएगी बीजेपी सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पे? देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी तो ऑक्शन शुरू नहीं हुआ है। जब 20 तारीख को ऑक्शन होगा तब मालूम पड़ेगा कि कौन खिलाड़ी किस पानी में जाएगा। सुशील मोदी कह रहे हैं कि मांझी कितने बड़े खिलाड़ी हैं इसका पता फ्लोर पर चल जाएगा, यानी फ्लोर पर यह साबित होगा कि कौन कितने पानी में है। तो पहला सवाल यह है कि क्या बीजेपी अभी तक मांझी मामले में दुविधा में है? क्या बीजेपी को यह उम्मीद थी कि मांझी ही वो तीर हो सकते हैं जिससे नीतीश की राजनीति का शिकार हो सकता है? पर क्या बीजेपी की उम्मीद मांझी मामले में थोड़ी ज्यादा रह गई?
तो क्या यह भी मान लिया जाए कि 20 तारीख को जब मांझी इतिहास को पलटना चाहेंगे उस समय बीजेपी उनके साथ जाए, इसकी संभावना बेहद कम है। और क्या यह भी मान लिया जाए कि जिस दलित के अपमान के बहाने बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर थी, वो महज आरोप की राजनीति थी, उसका दलितों के उत्थान से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि बीजेपी महागठबंधन की काट ढूंढ रही थी और ये उसके सामने आया। और मामला जब वोटों के ध्रुवीकरण का आता तो बीजेपी को शायद नुकसान उठाने की स्थिति भी आ सकती थी। शायद इसलिए मांझी मुद्दे को बीजेपी ने हवा दी। जो भी हो, ऑक्शन शब्द सुशील मोदी जी आज कहते नजर आए और उनकी परेशानी अगर इस शब्द की बात बढ़ जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं। आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजनीति इन दिनों दलित और पिछड़ों के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन हैरानी तब होती है जब सत्ता की लड़ाई लड़ रहे और दलितों के हितैषी होने का दावा करने वाले तमाम नेता, इस नीतीश और मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर 2 फूल चढ़ाने नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार और सीएम मांझी की गैर मौजूदगी पर उनके बेटे वीरेंद्र ठाकुर ने नाराजगी जाहिर की। देखिए। कोई नहीं है उनके आदर्श पर चलने वाले। दुख होता है आपको ये देखे कि एकदम दुख होता है कि जो बिहार को हमारे पिताजी घर घर जाके सभी गरीबों को जगाए और गरीबों के लिए काम किए, उस काम को आजकल क्या करेंगे आज के नेता। इधर कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि में नीतीश कुमार के नहीं पहुंचने पर नीतीश समर्थक विधायक बैजनाथ साहनी ने सफाई दी। वहीं मांझी समर्थक जेडीयू विधायक भीम सिंह ने तो खुद को कर्पूरी ठाकुर का सबसे बड़ा वारिसी करार दे दिया। ये भी देखिए। उनका भी कहीं कार्यक्रम में वो संलग्न होंगे और मैं समझता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को ही उत्तराधिकारी के रूप में नीतीश कुमार जी आए और इनके विचार से वो मिलते रहे। समाजवादियों का जो विचारधारा है उसके अनुकूल लोगों के प्रति जो आस्था लोगों में है वो नीतीश कुमार जी के प्रति है और नीतीश कुमार जी की आस्था जनता के बीच है। अनुयायी तो मैं हूँ, मैं न खड़ा हूँ, मैं हूँ, असल वारिस मैं हूँ। मैं उनका पुत्र भले नहीं लेकिन मानस पुत्र हूँ। नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, इन सारे नेताओं के बीच समानता की कड़ी कर्पूरी ठाकुर है। कर्पूरी इनके राजनीतिक गुरु रहे। अब स्थिति यह है कि नेता उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तो इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? क्या बिहार के नेता प्रतीकों से बाहर निकलना चाह रहे हैं? एक अच्छी बात हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो एक अच्छी पहल होगी, पर क्योंकि नेता खुद ही प्रतीकों में विश्वास रखते हैं इसलिए तर्क खारिज हो जाता है। दूसरा सवाल यह कि जिस तरह की राजनीति बिहार में हो रही है, क्या उसने नेताओं को सचमुच इतना सशंकित कर दिया है कि दलितों के नाम से खुलकर जुड़ने को वो तैयार नहीं हो रहे हैं या आगे नहीं होंगे? तीसरा सवाल यह कि अगर ऐसा है तो आने वाले चुनाव में क्या कोई भी दल इतिहास के पन्ने को पलटकर जन भावना को अपने पक्ष में करने की कोशिश नहीं करेगा? ये तमाम सवाल अपनी जगह पर बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं। जेडीयू लगातार बिहार के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी पर सवाल उठा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि जिस तरह से पिछले 60 सालों में राज्यपाल का पद विवादों के इर्द गिर्द रहा, उसे देखते हुए इस पद को खत्म कर देना चाहिए। देखिए। इस बार लोकसभा और राज्यसभा में गवर्नर की भूमिका पर बहस होनी चाहिए, वो मुद्दा भी लेकर आएंगे, क्योंकि पिछले 60 सालों में गवर्नर्स के जो पद हैं वो विवादास्पद हो गए हैं। चाहे वो रमेश भंडारी हों, चाहे वो बूटा सिंह हों, चाहे वो रामलाल हों, चाहे वो चेन्ना रेड्डी हों। इसलिए इस संवैधानिक पद पर कैसे लोग बैठने चाहिए, उसकी पात्रता तय होनी चाहिए, या फिर क्या इस पद को ही क्यों न हटा दिया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। संविधान निर्माताओं की सोच के अनुसार राज्यपाल केंद्र और राज्य के संबंधों में संतुलन साधने वाला सेतु है, एक पुल की तरह। हालांकि कई दफे देखिए राज्यपाल के फैसलों पर उंगलियां भी उठी। राज्यपाल पद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इस पर भी सवाल खड़े किए गए। नियुक्ति, सरकारों की बर्खास्तगी, विवेकाधिकार, इसका उपयोग, राष्ट्रपति शासन की भूमिका, अभिभाषण संबंधी विवाद, विपक्ष के साथ तनावपूर्ण संबंध, कई मामले देखिए भारत के इतिहास में अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें राज्यपाल की भूमिका को लेकर अब तक सवाल उठाए जाते रहे। संविधान में साफ साफ कहा गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन से पद ग्रहण करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब चाहें उन्हें हटा सकते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि राज्यपाल का रहना और हटना केंद्र सरकार के हाथ में रहा।
हाल के दिनों में मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद राज्यों में राज्यपाल बदल दिए। यूपीए के दौरान भी ऐसा हुआ। 2004 में याद कीजिए, यूपी सरकार के सत्ता में आने के बाद एनडीए सरकार की ओर से नियुक्त की गई राज्यपालों को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले हटा दिया गया। तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2010 में एक फैसला दिया और कहा कि राज्यपाल केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं होते हैं, इसलिए सत्ता बदलने के बाद उन्हें मनमाने तरीके से नहीं बदला जा सकता। लेकिन फिर भी सवाल बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी देखिए स्थिति यह है कि कई लोगों का मानना है राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम करते हैं और हटाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं अपने काम पर। सवाल यह भी है कि क्या राज्यपाल के संवैधानिक पद की गरिमा को राजनीतिक दलों के प्रति निष्ठा से जोड़ा जाना उचित होगा? शायद संविधान में राज्यपाल को लेकर जो लिखा गया है उसके अनुसार जवाब होगा नहीं, लेकिन हकीकत क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसका उदाहरण देखिए, बिहार में देखने को मिला 2005 में केंद्र में यूपीए की सरकार थी। बूटा सिंह साहब के कांग्रेस के कद्दावर मंत्री रहे थे, केंद्र में अहम जिम्मेवारियां निभा चुके थे। 2005 में बिहार के राज्यपाल बने। कहा जाता है कि तब केंद्र सरकार के दबाव में समर्थक विधायकों की चिट्ठी सौंपने के बाद भी नीतीश कुमार को बनाने के लिए उन्होंने नहीं बुलाया था। यह मामला भी देखिए कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बूटा सिंह को चेतावनी भी दी, उनकी भूमिका को लेकर सवाल भी उठाया। इस बीच आपके लिए जानना बेहद जरूरी भी है कि संविधान ने गवर्नर को क्या दायित्व सौंपे हैं। संविधान में गवर्नर को 2 महत्वपूर्ण दायित्व तय किए गए हैं। पहला, राज्यपाल को यह तय करना होता है कि नए चुनाव के बाद किस राजनीतिक दल को सरकार बनाने का न्योता दें या ना दें। दूसरी बात यह कि राज्यपाल से उम्मीद की जाती है कि वो ये फैसला बिना किसी पक्षपात के लेंगे। इसके अलावा राज्यपाल की दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी यह है कि राज्य में जब भी कोई संवैधानिक संकट या शासन संबंधी समस्या पैदा हो तो वो केंद्र के पास राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट भेजेंगे। जिस तरह से देखिए राज्यपालों की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इस पद को खत्म करने की बात सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि संवैधानिक पद राजनीति में सत्ता साधने का एक साधन बन चुका है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।